नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे बिहार की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में लगातार गिरावट के बाद अब राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया को और भी ज्यादा तेजी के साथ शुरू कर दिया है। बताते चलें कि चरणबद्ध तरीके से अब लॉकडाउन में अनलॉक की छूट देने का ऐलान कर दिया गया है और अब बुधवार को सीएम नीतीश कुमार ने अनलॉक 6 की नई गाइडलाइंस को लेकर एक ट्वीट भी किया। बुधवार को हुए आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि धर्मस्थलों के साथ ही सभी स्कूलों को खोल दिया जाएगा। जातीय जनगणना जरूरी है और ऐसे में सीएम नीतीश ने कहा बात हो गई है और अब पीएम मोदी जो निर्णय लेंगे। सीएम नीतीश ने कहा कि ट्वीट कर ये जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने लिखा कि बिहार में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की गई है। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए अब सभी दुकानें, प्रतिष्ठान और शॉपिंग मॉल, साथ ही जो पार्क हैं और धार्मिक स्थल हैं, सामान्य रूप से अब खोले जा सकेंगे। सभी तालों को अब खोला जा सकेगा। बता दें, जिला प्रशासन की तरफ से ये बात सामने आई है और इसी के साथ ही आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बुधवार को स्वास्थ्य जांच के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचे हैं। पता चला है कि वो रूटीन चेकअप के लिए वहां गए थे और वहां जांच के बाद डॉक्टरों की सलाह लेकर वो अपनी बेटी के आवास पर वापस लौट गए हैं। लालू के एम्स जाने की खबर से ही समर्थकों की चिंता बढ़ गई, लेकिन अब सभी को राहत मिली है। बताते चले कि लालू प्रसाद यादव इन दिनों दिल्ली में हैं और इसी के साथ ही किडनी समेत अन्य बीमारियों का इलाज वो एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की देखरेख में करवा रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों ही बताया था कि उनका स्वास्थ्य तेजी के साथ अब ठीक हो रहा है। कोरोना की वजह से वो पटना नहीं आ सके हैं। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा था कि वो जल्द ही स्वस्थ होकर वापस पटना लौटेंगे। तो वहीं दिल्ली में राजद सुप्रीमो के साथ ही उनकी पत्नी और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और इसी बीच राजद और लालू परिवार में पिछले दिनों से घमासान भी मचा हुआ है। बताते चले, सुप्रीमो के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव से एक तरह से विरोध का बिगुल फूंक दिया गया है। और इसी बीच बिहार चुनाव आयोग ने मंगलवार की शाम को अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। इसी के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई है और किसी ने भी कोई भी नई योजना का आरंभ अब नहीं हो सकेगा। हालांकि पुरानी योजनाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। चुनाव के लिए मतदान 11 चरणों में होंगे और अधिसूचना जारी होने के साथ ही प्रत्याशी अब आज से 6 अलग अलग पदों के लिए नामांकन कर सकेंगे। तो वहीं नामांकन के लिए उनको 7 दिनों का समय मिलेगा और आयोग ने नामांकन पत्र भरने और जांच और नाम वापसी के समय निर्धारित कर दिए हैं। मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी 11 बजे दिन से शाम 4 बजे तक नामांकन कर सकेंगे। साथ ही राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी जानकारी दी कि राज्य में के हर जिलों में 10 चरण में मतदान किए जाएंगे। पंचायत चुनाव को लेकर 1,13,000 से अधिक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मानसून समाप्त होने के साथ ही अब चुनाव भी शुरू हो जाएगा और लगातार अधिकतर जिलों में 10 चरणों में चुनाव होंगे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 11वें चरण में चुनाव किए जाएंगे। तो बताते चले, प्रथम चरण में 21 सितंबर को 10 जिलों के 12 प्रखंड में चुनाव होंगे। द्वितीय चरण में 29 सितंबर को 34 जिलों के 48 प्रखंडों में चुनाव होंगे। तृतीय चरण में 8 अक्टूबर को 35 जिलों के 50 प्रखंड में चुनाव होंगे। तो वहीं चौथे चरण में 10 अक्टूबर को 36 जिलों में 53 प्रखंड में चुनाव होंगे। वहीं पांचवें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंड में चुनाव होंगे। छठे चरण में 37 जिलों के 57 प्रखंड में चुनाव होंगे। साथ ही आपको बता दें, अगले चरण में 37 जिलों में 63 प्रखंड और 8वें चरण में 36 जिलों में 55 प्रखंड, 9वें चरण में 33 जिलों के 53 प्रखंड, 10वें चरण में 34 जिलों के 53 प्रखंड और 11वें चरण में 20 जिलों में 38 प्रखंडों में मतदान किए जाएंगे।
और इसी बीच केंद्र सरकार के राजस्व उगाही के लिए बिहार से गुजरने वाली 7 नेशनल हाईवे और पटना एयरपोर्ट को निजी क्षेत्र को सौंपने का फैसला अब आलोचना का वजह हो गया है। अब इस पर राजद के कड़ा ऐतराज जताते हुए बुधवार को तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से विरोध जताया है। उन्होंने लिखा है कि भारत एक अत्यंत सामाजिक, आर्थिक और समन्वयता वाला देश है और अगर निजी क्षेत्र जिसका एकमात्र उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना होता है उनके हाथों में ही सब कुछ बेच दिया जाएगा तो कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा कौन करेगा? शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, नौकरी और इन सब को कुछ कमजोर वर्गों के लिए कौन पहुंचाएगा? उन्होंने ये भी कहा केंद्र में बैठे नीम हकीमों ने अच्छी खासी दौड़ रही अर्थव्यवस्था को इतना बीमार कर दिया है कि अब इसका रेंगना भी दूभर हो गया है। इसी के साथ ही अब इसे जिंदा रखने के लिए इसी के अंग को काट काट कर देश की संपत्ति से ये झोला छाप निजी हाथों में बेच रहे हैं। आंगन बेचकर किसी तरह घर चलाना कौन सी काबिलियत है? वहीं वैशाली के राघोपुर दायरा इलाके में जुड़ावनपुर थाना क्षेत्र के चिकासीगार वार्ड में जहरीली शराब पीने से 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि अन्य 5 लोगों की तबीयत काफी खराब हो गई है। बताते चलें, 5 का इलाज पटना के निजी नर्सिंग होम में चल रहा है। इसी बीच मृतक की पहचान रामनारायण राम के 20 का युवक है, जो कि एक युवक 32 साल का बताया जा रहा है। साथ ही बताते बीमार लोगों को शिवाजी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही इसके अलावा एक अन्य युवक के शामिल होने की बात भी कही जा रही है। घटना से गांव वाले काफी आक्रोशित हैं और उन्होंने पुलिस के संरक्षण में शराब का धंधा चलाने का आरोप भी लगाया है। बताते चले, मंगलवार शाम दलित बस्ती स्थित नवसृजित प्राथमिक विद्यालय परिसर में मछली और दारू की पार्टी हुई थी और इसमें 10 लोग शामिल थे। परिजनों का कहना है कि पार्टी के बाद दोनों युवक अचानक बीमार पड़ गए और देखते ही देखते उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ राघव दयाल छानबीन में जुट गए हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि पुलिस का कहना है कि 2 युवकों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। 5 बीमार हुए और इनका पटना में इलाज चल रहा है। साथ ही जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मौत के कारण क्या है। हालांकि पुलिस की तरफ से भी जहरीली शराब पीने से मौत का कारण बताया जा रहा है। 3 सदस्यीय मेडिकल टीम का भी गठन किया गया है, जिसके बाद दोनों शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। साथ ही बताते चलें, इलाके में जहरीली शराब पीने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। और पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में एक अनोखी शादी देखने को मिली है। यहाँ रामनगर इलाके में एक मुंह बोली बुआ ने परिवार के खिलाफ जाकर भतीजे से ही शादी रचा ली। बुआ को भतीजे से इतना प्रेम था कि बालिग होने के लिए 6 साल तक इंतजार किया ताकि शादी कर सके। मंगलवार को रामनगर थाना क्षेत्र स्थित एक शिव मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। और बता दें, शादी की काफी चर्चा फिलहाल हो रही है। अभी लड़के की उम्र की बात करें तो लड़के की उम्र 19 साल है, जबकि लड़की की उम्र 18 साल बताई जा रही है। पूरा मामला रामनगर क्षेत्र के वार्ड नंबर 20 गोल बाजार का है। 6 साल पहले यहां का रहने वाला आदित्य पटेल पूर्वी क्षेत्र में अपने मामा के यहाँ रहने आया था। साथ ही एक शादी में वो आया था और शिवगुंज मोहल्ले की रहने वाली आंचल पटेल से उसका संबंध शुरू हुआ और इसके बाद उन दोनों के दिल मिले और दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। बता दें, लड़की उसकी मुंह बोली बुआ लगती है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बिहार बोर्ड की मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए अब ऑनलाइन आवेदन और एग्जाम शुल्क की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले ये 14 से 24 अगस्त तक के लिए थी और इसे निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसे 3 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का कहना है कि इससे छात्र और छात्राओं को पर्याप्त समय मिल जाएगा। बिहार बोर्ड ने आगे बताया कि मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2022 को लेकर डेट बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इससे छात्र छात्राओं के ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने को लेकर आसानी होगी। इससे पहले आपको बताते चलें कि 14 से 24 अगस्त तक के लिए फॉर्म भरने की तिथि निर्धारित की गई थी और अब स्टूडेंट्स के लिए 3 सितंबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म पर भरने की बात कही गई है। पहले दिए गए मौकों के बाद भी किसी अभ्यर्थी के रजिस्ट्रेशन कार्ड में गलती रह गई तो उसे सबसे पहले संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान के द्वारा समिति के पोर्टल पर उसे अपलोड करना होगा और ऑनलाइन सुधार किया जाएगा।
इसके बाद संशोधित रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के आधार पर परीक्षा आवेदन भरा जाएगा। साथ ही बताते चले यहां सुधार भी 3 सितंबर तक ही हो सकेगा। और कैमूर जिले के भभुआ थाना क्षेत्र के सोंडीहरा गांव में सनकी पति ने मंगलवार देर रात अपनी गर्भवती पत्नी को कुदाल से मार डाला है। साथ ही बता दें आरोपी ने अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा और बेटे और बेटी को भी कुदाल से काट कर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का फिलहाल अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन वारदात की सूचना मिलते ही गांव वालों ने सनकी पति को घर में कैद कर दिया। साथ ही पत्नी के मायके वालों को मोबाइल से फोन कर जानकारी दी गई। बुधवार सुबह मायके वालों ने भभुआ थाने को फोन किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें इस शख्स का नाम लाल बाबू बताया जा रहा है, जिस समय वारदात को अंजाम दिया गया उस समय घर में इन लोगों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। गांव वालों ने बताया कि ये शख्स पत्नी से घरेलू विवाद के चलते नाराज था, इस वजह से इसने अपनी गर्भवती पत्नी और बच्चों को मार दिया है। आरोपी लाल बाबू का कहना है कि पत्नी और बच्चों की हत्या के आरोप में इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। और इसी बीच बिहार के सिवान जिले के बड़का माझा गांव के 4 लोगों की हत्या हरियाणा के गुरुग्राम में मंगलवार को कर दी गई। 4 मृतक एक ही परिवार के हैं। हत्या का आरोप मकान मालिक और पेशे से रिटायर्ड फौजी पर लगाया गया है। बताते चले मंगलवार को हुई इस वारदात के बाद मृतकों के गांव में मातम पसरा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, तो वहीं दिव्यांग पिता ये खबर सुनकर बार बार बेहोश हो रहे हैं। हत्या की वजह फिलहाल रेट एग्रीमेंट को लेकर हुआ विवाद बताई जा रही है। सिवान जिले के मोरबा थाना इलाके के बयास तिवारी अपने परिवार के साथ दरअसल गुरुग्राम में रहते थे। वो राजेंद्र पार्क बस्ती एरिया में राव साहब नाम के एक रिटायर्ड फौजी के यहाँ किराए के मकान में रहते थे। परिजनों के मुताबिक गुरुग्राम में किराए के मकान में रहने के दौरान कृष्णा तिवारी से मकान मालिक द्वारा एग्रीमेंट पेपर की मांग की गई थी, जिसमें मकान के एग्रीमेंट पेपर को लेकर मकान मालिक से यह बात शुरू हुआ। इसके बाद मकान मालिक रिटायर्ड फौजी ने एक साथ एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मृतक कृष्णा तिवारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद गुरुग्राम की एक कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर तैनात थे, जहां लॉकडाउन के कारण उनकी नौकरी चली जाने के बाद वो अपने गाँव लौटे। इसके बाद कुछ दिनों तक घर पर रहे और 9 अगस्त को अपने परिवार के साथ दिल्ली वापस लौट आया, जहां से 10 अगस्त को गुरुग्राम स्थित अपने किराए के मकान में वो पहुंचे थे। और अब आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कारण भारत में अब प्याज के मार्केट में किसानों को फायदा हो सकता है। पर अचानक ऐसा क्या फर्क पड़ा कि किसानों को प्याज अब खुशी के आंसू रुलाएगा और किसानों की झोली में सीधा 600 करोड़ रुपए आ पाएंगे। जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। इस बार अफगानिस्तान की प्याज भारत आना मुश्किल है। अफगानिस्तान में मौजूदा हालत के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसे में प्याज का बाजार किसानों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा दिला सकता है। देश में प्याज की पैदावार करने वाले राजस्थान के प्रमुख अलवर जिले में किसानों ने प्याज की खेती में 260 करोड़ रुपए लगा दिए हैं और इस एक ही जिले में करीब 40,000 बीघा में प्याज लगाए जा चुके हैं और संभावना है कि भाव अच्छे मिले तो किसानों की झोली में 600 करोड़ रुपए आ सकते हैं। देश में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे अधिक प्याज की पैदावार होती है और वहीं माना जा रहा है कि प्याज के भावों में उछाल रहा तो इन राज्यों के किसानों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। पिछली बार कर्नाटक में प्याज खराब होने से भाव ज्यादा बताए गए थे। इस बार अफगानिस्तान से प्याज नहीं पहुंचने की उम्मीद में ज्यादा भाव का अनुमान लगाया जा रहा है और साथ ही अन्य राज्यों में प्याज के खराब होने की खबर कम है तो भाव बहुत अधिक रहने की संभावना भी कम है। साथ ही आपको बताते चलें कि 2019 को भारत में प्याज के भाव 100 रुपए किलो से अधिक हो गए थे। उसके बाद
भारत ने अफगानिस्तान से करीब 2000 टन प्याज का आयात किया था और इसके बाद भाव 50 से 55 रुपए किलो आ गए थे। उस समय केंद्र सरकार ने महंगाई के मुद्दे पर ये कदम उठाया था। अब सरकार के पास अफगान से प्याज के आयात का विकल्प पहले की तरह आसान नहीं होगा। दरअसल भारत में अफगान से जरूरत के अनुसार प्याज का आयात किया जाता है, पर जरूरी नहीं कि हर साल प्याज अफगान से आयात हो। कई बार देश के कई राज्यों में प्याज की फसल खराब होने पर प्याज के भाव बढ़ने पर ही आयात किया जाता है, तो वहीं साल 2020 में अफगान से प्याज को आयात करने की जरूरत नहीं पड़ी। भारत में फसल खराब होने की स्थिति के बाद ही अफगानिस्तान से प्याज आयात किया जाता है, और ये इसलिए ताकि प्याज के भाव इतने अधिक नहीं हो कि महंगाई के रूप में सरकार को घेरा जाने लगे। कोरोना महामारी में किसानों को सब्जी की खेती में बड़ा नुकसान हुआ था और अब उसकी भरपाई करने के लिए प्याज पर मोटा दांव खेल दिया गया। बाकी सालों के तुलना में इस बार प्याज की 25% ज्यादा बुआई होगी। और वहीं अलवर की बात करें तो यहाँ इस बार कई जगहों पर पहले से 10 से 20 गुना अधिक प्याज की खेती की गई है और अलवर का प्याज देश के अलावा बांग्लादेश तक सप्लाई होता है। 1 बीघा खेत में प्याज लगाने और पैदा होने तक करीब 65 से 70 हजार रुपए खर्च आएगा। किसानों को उम्मीद है कि प्याज का भाव अच्छा रहा तो 1 बीघा में 1.50 लाख रुपए तक की प्याज की पैदावार हो सकती है। प्याज का भाव कम रहा तो किसान कर्ज में भी दब सकते हैं। ये एक तरह का जुआ माना जाता है। भाव अच्छे रहे तो 1 बीघा के खेत में सब खर्च काट कर 70 से 80 हजार तक रुपए आसानी से कमा सकेंगे। भाव कम रहा तो 70 हजार रुपए की लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल तो प्याज के बीज पर किसानों को 7,000 रुपए प्रति क्विंटल खर्च करना पड़ रहा है और 1 बीघा खेत में 42,000 रुपए प्याज के बीज पर खर्च कर रहे हैं। कहीं प्याज का बीज 4,000 रुपए प्रति क्विंटल है तो कहीं 7,000 रुपए तक भाव है। इसके बाद मजदूरी, खाद, दवा और बाजार तक पहुंचाने का खर्च अलग है। सब मिलाकर 1 बीघा में 65 से 70 हजार रुपए का खर्च आता है। 40,000 बीघा के हिसाब से अकेले अलवर के किसानों का 250 करोड़ से अधिक प्याज की खेती पर खर्च आएगा। 1 बीघा में अच्छी पैदावार होने पर 125 कट्टे तक प्याज हो जाता है। 1 कट्टे में 50 किलो प्याज होता है। औसतन 1 बीघा में 80 कट्टे प्याज पैदा होता है। भाव अच्छे मिलने पर किसान की कमाई हो सकती है, वरना खर्च भी ज्यादा होता है। इस कारण भरपाई भी नहीं हो पाती है। 2 साल पहले भाव इतने अधिक हो गए थे कि 1 बीघा के खेत में ही किसानों ने 2 से 3 लाख रुपए तक प्याज बेचा था। उसी उम्मीद में इस बार भी किसानों ने कई गुना अधिक प्याज की बुआई की है और इस समय भी सैकड़ों हेक्टेयर में प्याज की बुआई जारी है। रामगढ़ के किसान इसराइल खान ने बताया कि प्याज के भाव पर सब निर्भर करता है और मेवात में कहावत है कि प्याज को घरों प्याज ही भरे, मतलब प्याज का घाटा प्याज ही भरता है। स्पेशल रिपोर्ट आर्य न्यूज।